बच्चों के लिए इतिहास लेखन ये विषय बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं इस पर कुछ बात करूंगा। बच्चों के लिए इतिहास लेखन से दो सवाल फौरन पैदा होते हैं। पहला, क्या बच्चों के लिए इतिहास लिखना बड़ों के लिए इतिहास लिखने से अलग है, फ़र्क है एक। और दूसरा ये कि बच्चों के लिए इतिहास अलग से क्यों लिखा जाना चाहिए, उस पर क्यों बात होनी चाहिए। पहला सवाल जो उठता है कि बच्चों का इतिहास लेखन क्या बड़ों से अलग है, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में यही स्थिति साहित्य की भी है। बच्चों का साहित्य, बच्चों की कहानी, बच्चों का उपन्यास क्या बड़ों से अलग है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दो चीज़ हैं जिन पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है और जिनका ध्यान रखना है। एक तो भाषा है। भाषा बच्चों के लिए सरल बिल्कुल होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट हो और उनको अपनी बात जो है वो समझ में आए। और दूसरा ये कि बच्चों के लिए एक तो भाषा का फ़र्क है, भाषा सरल होनी चाहिए और वो समझ में आए। उसकी जो संप्रेषणीयता है वो वहाँ तक पहुँचे। यही बात साहित्य के लिए भी है कि उसकी भाषा सरल हो और उस पर आए। बच्चों के लिए इतिहास लिखना अलग से, उस पर बात क्यों की जाए, क्यों ज़रूरी है, उसको इस तरह भी हम कर सकते हैं कि इतिहास ही क्यों ज़रूरी है, क्यों उस पर बात हो। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इतिहास वास्तव में हमारी स्मृति है, समाज की स्मृति है, देश की स्मृति है। उसी तरह जैसे व्यक्ति की स्मृति होता है। कोई व्यक्ति अपने अतीत की, अपने बीते हुए दिनों की, पिछले दिनों की स्मृति अगर उसके पास सुरक्षित है और उचित है और ठीक है, गलत नहीं है, तो वो अपना वर्तमान भी ठीक कर लेगा और भविष्य भी कर लेगा। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें या एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें जिसको अपने अतीत, अपनी स्मृति जिसकी ठीक नहीं है, उसमें या तो गलत बातें हैं, गलत छवियां हैं, गलत संकेत हैं, तो उसका अपना वर्तमान क्या होगा और भविष्य क्या होगा। तो इसलिए इतिहास पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो बड़ों का हो चाहे वो बच्चों का हो, क्योंकि वो समाज और राष्ट्र की स्मृति है और उस पर भविष्य निर्भर करता है और निर्मित होता है। तो बच्चों के लिए जब हम लिखते हैं और उस पर बात अलग से उस पर लिखना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी स्मृति को बिल्कुल सही सम्यक तरीके से, उचित ढंग से उन तक पहुंचाया जाए। स्मृति गलत होने से दो बहुत बड़े नुकसान बच्चों को होंगे। पहला, एक नागरिक के रूप में अगर उसके पास अपनी स्मृति ठीक इतिहास की नहीं है, वो अपने देश, अपने समाज को अगर वो ठीक से नहीं समझता, तो एक नागरिक के रूप में आगे चलकर वो खुद भी बहुत समस्याओं में रहेगा, प्रश्नों में रहेगा, संकटों में रहेगा और वो अपने समाज और देश के साथ उसको निर्माण करने में भी बहुत सहयोग नहीं दे पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और दूसरा, अगर वो गलत ढंग से चीज़ों को जानेगा और इतिहास पढ़ेगा, तो जो दुनिया में इतिहास पढ़ाया जा रहा है हमारे देश का या समय का, उससे अलग, उससे गलत पढ़ेगा, तो वो कहीं पर स्टैंड नहीं करेगा, उनके मुकाबले वो बात को नहीं कर पाएगा। इतिहास के जो तथ्य हैं, इतिहास की जो बातें हैं, वो बदली जाती हैं, तोड़ मरोड़ कर रखी जाती हैं और बच्चों को वो सही तथ्यों के साथ सामने आनी चाहिए। इतिहास में इंटरप्रिटेशन जो है चीज़ों का, वह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे गोयथे ने कहा है कि हर 50 साल बाद इतिहास दोबारा लिख दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 50 साल बाद इतिहास दोबारा लिख दिए जाने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है, क्या 50 साल में तथ्य बदल जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर क्या बदलता है जिसके लिए इतिहास हर 50 साल बाद नए सिरे से लिखा जाना चाहिए? उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, उसका रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता बदल जाती है। जो इतिहास 50 साल, 100 साल पहले जिस दृष्टि से लिखा गया, वो 100 साल बाद हमारे समय के लिए नाकाफ़ी होता है और बहुत कुछ अप्रासंगिक भी हो चुका होता है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इतिहास का, ये 50 साल बाद, 70 साल बाद
उसको बदलते रहना चाहिए। इतने सालों में ये मान लिया जाता है कि एक समाज में बहुत से परिवर्तन हो गए, एक देश में बहुत से परिवर्तन हो गए, और ये जो है उसको नए सिरे में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हम इसको अगर उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे 1857 को हम लें। 1857 को कमोबेश 250 साल हो रहे हैं। इसके एक 3 इंटरप्रिटेशन हैं जिसको हम लोग जानते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको अपने ढंग से लिखा। उन्होंने इसको एक सामान्य सा सिपाही विद्रोह कहकर उसको अपने इतिहास में जगह दी और वो पढ़ाया गया। राष्ट्रवादियों ने, भारतीयों ने, देशभक्तों ने इसको लिखा अपने ढंग से, तो एक क्रांति के रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया और इसको बताया। और एक जो बड़ी धारा रही इतिहास की वामपंथियों की, उन इतिहासकारों ने इसको एक सामंतवाद के विरुद्ध एक मजदूर और श्रमिक और सर्वहारा और किसान मजदूर का संघर्ष बताया। आज अगर हम बच्चे को 1857 के बारे में बताना चाहें, उस इतिहास के बारे में, तो अगर उसको हम यही 3 चीज़ें बताते हैं, इन्हीं में से कोई एक इंटरप्रिटेशन उसको देते हैं, तो बहुत उसका मतलब नहीं है। वो तो उसकी किताबों में है, तो हम उसका आज क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? आज अगर हम लिखें बच्चे के लिए कोई किताब इतिहास की और 1857 को उसमें दें, तो हमें उसे किस तरह दिखाना चाहिए? मैं अगर उसको लिखूं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि बच्चे को इतिहास में आज ये समझाऊं मैं कि वो अपने समय का एक साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहला संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष था, जो एक जनता ने विश्व स्तर पर पहली बार किया, और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, जो अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। आज उसका इंटरप्रिटेशन मैं इसलिए ऐसा करूंगा क्योंकि वही स्थितियां आज हमको दुनिया में दिखती हैं। वही ईस्ट इंडिया कंपनी, वही कॉरपोरेट, वही वर्ल्ड, उसी के द्वारा सरकार तब भी बनती बिगड़ती थी, वही समाज भी हो रहा है। तो शायद एक ये इंटरप्रिटेशन ज़्यादा काम का होगा। ऐसे ही मान लीजिए स्वतंत्रता संघर्ष का हम इंटरप्रिटेशन करें। आज लिखो बच्चों को हम बताना चाहें कि जो आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष हुआ, एक ख़ास तौर से जो 20वीं सदी में हुआ, 50 सालों में, या गांधी के आने के बाद हुआ, तो उसको समझाने के लिए हमको ये इंटरप्रिटेशन हमारे काम का होगा कि वो एक साझा संस्कृति, एक मिश्रित सभ्यता की थ्योरी डेवलप हुई। मान लिया कि वो पहले थी या नहीं थी, लेकिन डेवलप हुई, और उसके मिली जुली सभ्यता और संस्कृति से एक मिली जुली लड़ाई थी जिसको हम लोगों ने स्वतंत्रता में लड़ा। और उसमें गांधी और नेहरू और अम्बेडकर और पटेल और इस तरह कई चीज़ों को लेकर एक भारत जो स्वतंत्र होने के बाद निर्मित हुआ, जो भारत बना, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, समाजवादी, उसकी बुनियाद उस संघर्ष में थी, उस आंदोलन में थी। और उस संघर्ष में इन तत्वों को ढूंढकर उसको हम आगे लेकर चलते हुए आए आज तक, तो बच्चा उससे अपने को जोड़ेगा। तो ये वो चीज़ है कि क्यों बच्चों का इतिहास लिखा जाना चाहिए, या इतिहास ही क्यों हर 50 साल बाद लिखा जाना चाहिए, और ये बच्चों के इतिहास में ये बात ध्यान देने की है। बच्चों का इतिहास लिखते समय मैंने पहले एक किताब लिखी, एक तारा बोले के नाम से। उसमें मैंने 10 यात्रियों को लिया जो भारत आए और जिन्होंने अपने अपने नज़रिए से भारत को देखा और उस पर किया। तो मैंने उसमें उस यात्री के बारे में लिखा, उस पुस्तक के बारे में लिखा, उस पुस्तक में जो उन्होंने भारत के बारे में लिखा उस पर लिखा, और उसके थोड़े थोड़े अंश देकर उस किताब को बनाया। उसको मैंने कोशिश की कि इतिहास की दुरूहता और जटिलता से उसको बचाएं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इतिहास कहानी की तरह लिखा जा सकता है? क्या बच्चों को इतिहास कहानी की तरह पढ़ाया जा सकता है?
साहित्य और इतिहास के बीच एक विचित्र सा संबंध है। साहित्य पूरा कल्पनाशीलता पर है, इतिहास पूरा तथ्यों पर है, फैक्ट्स पर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के एक तरफ इतिहास होता है, एक तरफ साहित्य होता है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। साहित्य में जैसे ही हम कहते हैं एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, वो हंसती थी तो फूल झड़ते थे और रोती थी तो मोती गिरते थे, तो सुनने वाला समझ जाता है ये गप है। ऐसा ना कोई राजा था, ना ऐसी कोई बेटी थी, ना ऐसा कोई समय था। लेकिन वो पूरी कहानी सुनता है और बहुत ध्यान से सुनता है। और जब कहानी ख़त्म होती है तो ख़त्म होते होते अंत तक आते आते वो जीवन का कोई बहुत बड़ा सत्य छोड़ जाती है। इतिहास किसी बहुत ठोस तथ्य से शुरू होता है कि ऐसा था, लेकिन वहाँ तक अंत तक आते आते वो कई इंटरप्रिटेशंस में, कई सवालों में, कई भ्रमों में भटक जाता है। ये एक बड़ा मज़ेदार संबंध है दोनों के बीच में। तो जब हम कहते हैं कि क्या इतिहास कहानी की तरह लिखा जा सकता है, तो जो हमारे इतिहास पिता जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा, हीरोडोटस हैं, थ्यूसिडिडीज हैं, टैसिटस हैं, लिवी हैं, प्लूटार्क हैं, इन सब ने इतिहास कहानी की तरह लिखा है, किस्सों की तरह। और तथ्य उसमें थे, वहीं से आगे इतिहास बना और वहीं से चीज़ों को, जैसे सिकंदर की जीवनी लिखी प्लूटार्क ने, जूलियस सीजर की लिखी, तो उसमें वो कहानी का और उपन्यास का आनंद आता है, लेकिन तथ्य वही है जो आगे चलकर इतिहास में लिए गए। कहानी, इतिहास को कहानी की तरह लिखने पर तो मैं जो बच्चों की एक किताब अब लिख रहा हूँ, वो एक दिन के नाम से लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं ये करूँगा कि इतिहास से किसी काल को लेकर उसका एक दिन निर्मित करूँगा कहानी की तरह। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय का या अशोक के समय का कोई एक दिन लेता हूँ, जिसमें इतिहास अपने पूरी तथ्यात्मकता के साथ होगा, जिसमें कुछ किसी विशेष पक्ष पर बात करूँगा, लेकिन उसको कहानी की तरह करूँगा। ये कोशिश होगी तो जिससे बच्चों को उसकी रोचकता रहे और इतिहास के तथ्य से भी वो परिचित हो। एक सवाल और बच्चों के इतिहास को लिखते समय जो मेरे मन में आता है, और हमारे बहुत से मित्र लिखेंगे, लिखते होंगे, हो सकता है वो दूसरे तरह से देखते हों। इतिहास लिखते समय हमारी चेतना, जो हमारे सरोकार हैं, वो कितने स्थानीय, कितने राष्ट्रीय होने चाहिए और कितने वैश्विक, पूरी दुनिया से जुड़ने वाले। मुझे लगता है कि इतिहास का कोई भी अंश, कोई भी चीज़, हम अगर उसको सिर्फ अपने देश और समय और समाज की सीमा में रखकर देखते हैं तो हम उसको बहुत बड़े दायरे में नहीं देख पाते और नहीं सोच पाते। लेकिन जब उसको हम सभ्यता के साथ रखकर देखते हैं, विश्व सभ्यता के साथ रखकर देखते हैं, तब हम उसको बड़े संदर्भ में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज का हम समय लें, बिल्कुल आज का, जो हम जहाँ से, जिस समय से गुजर रहे हैं, कोरोना का, बीमारी का, या जो ये संकट चल रहा है, इस पर मान लीजिए 20 साल बाद कोई लिखे या 5 साल बाद लिखे या 10 साल बाद लिखे, तो इस पर क्या लिखेगा इतिहास को, अगर इस पर इतिहास लिखना चाहे। बीमारी ऐसी थी, ये सब तो एक चीज़ है, लेकिन जब स्थानीय चीज़ है कि भारत में ऐसा हुआ, इतने लोग मरे, इतने लोग बीमार हुए, इतने ठीक हुए, ये इंतज़ाम किए गए, इन राज्यों ने ये किया, ये एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है जो आप इतिहास में दे सकते हैं। लेकिन जब आप इसको सभ्यता और विश्व सभ्यता के अर्थ में रखकर देखेंगे तो बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं कि इस बीमारी से एक नया मनुष्य, एक नई मनुष्यता जन्म लेगी, निश्चित है कि लेगी। वो कैसा मनुष्य होगा, वो कैसी मनुष्यता होगी, अगर इस पर हम बात करेंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद या आज ही इस करना चाहें, तो जब हम इसको विश्व सभ्यता और विश्व संदर्भ में देखेंगे तो ये सवाल इस तरह से आएगा कि जब जब ऐसा हुआ है, कोई बहुत बड़ा संकट आया है, तो क्या मनुष्य बदला है, क्या मनुष्यता बदली है,
और अगर इसको हम परखेंगे और ऐसे बड़े संकटों में, ऐसे बड़े परिवर्तन में मनुष्य में क्या बदलाव आए, तो शायद हम एक बच्चों को बेहतर और बड़ा नज़रिया देंगे। जैसे हम पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध को इसके बराबर की घटना मान सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, जहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ, नरसंहार हुआ, बर्बादी हुई, बहुत मनुष्य दुखी हुआ, प्रताड़ित हुआ, बहुत भटका। तो क्या उसके बाद मनुष्य बदला? मनुष्यता बदली? हाँ, बदली। अगर हम बच्चों के लिए इतिहास लिखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, बदली। और ये जो बदलाव है इसको हम कहाँ देखेंगे, इस बदलाव को हम कहाँ पकड़ेंगे, हमारे पास कौन सा पैमाना होगा, तो वो फिर साहित्य होगा। साहित्यकारों ने उपन्यासों में, कविताओं में, कहानियों में हमें मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मनुष्य जो बदला उसको साहित्य ने कैसे पकड़ा। हम उसको यूलिसीज में देख पाएंगे, हम वेस्टलैंड में देख पाएंगे, हम उसको सैमुअल बेकेट में देख पाएंगे, वेटिंग फॉर गोदो में देख पाएंगे, काफका में देख पाएंगे कि कैसे मनुष्य ने अपने को महसूस किया और निरीह, असहाय, असमर्थ, पीड़ित। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम देख पाएंगे उसको काफका में, कामू में और भी सार्थ में और भी कई जगह पर देख पाएंगे। तो इस तरह जो इतिहास को जब हम बात करते हैं, चाहे हम अपने इतिहास में पीछे जहाँ भी लौटें, जब इसको हम वैश्विक सभ्यता पर बड़े प्रश्नों से, बड़े संदर्भों से जोड़ते हैं तो वो बहुत काम का होता है। और उस दृष्टि के साथ जब बच्चा आगे बढ़ता है और पढ़ता है तो वो उसके जीवन में और देश के और समाज के लिए भी बहुत लाभकारी इस तरह से होता है। जैसे मैं एक किताब पर लिख रहा हूँ, बच्चों पर काम कर रहा हूँ, तो उसके अभी पहले हिस्से में मैंने कुछ ऐसी किताबें चुनी हैं जिनको मुझे लगता है कि बच्चों पर जिनसे बात करनी चाहिए और उस किताब के बारे में बताना चाहिए और उस किताब के कुछ अंश देने चाहिए। मैंने जैसे चुना है, उसमें जैसे ऋग्वेद है। अब मैं ऋग्वेद को बच्चे को के बारे में किस तरह बताऊं? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हमारे समय की है, हमको लगता है दुनिया की पहली पुस्तक है। उसमें हम बच्चों को क्या बताएं? जाहिर है हम कुछ ऐसी बात उसमें से निकालें और बताएं जो विश्व सभ्यता में काम की हो। तो उसमें सृष्टि सूक्त, नासिदी सूक्त जिसको कहते हैं, सृष्टि कैसे बनी, वो बहुत सुंदर कविता है, दुनिया की बहुत सुंदर कविता है। उसको हम उसमें देंगे। या ज्वारी का विलाप है, वो कविता बहुत ही अद्भुत कविता है और ज्वारी का विलाप विश्व संदर्भ की कविता है, उसको हमने लिया है। या उपनिषद है, या महाभारत है, अर्थशास्त्र है, मृच्छकटकम है, शूद्रक है का मृच्छकटकम है, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम है, वज्रसूची भी है, चतुर्भाड़ी भी है, संगम साहित्य भी है। ये बात समझना, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम में हम उसको जब बताएंगे तो उसमें कोई नई बात बताना उस तरह से बहुत संभव नहीं है। लेकिन जब उसको हम बड़े संदर्भ में देखेंगे कि गोएथे ने जब फाउस्ट लिखा तो उसमें जो कालिदास पढ़कर सूत्रधार का जो कॉन्सेप्ट है और जो उसकी है, वो उसने अपने फाउस्ट की भूमिका वहाँ से शुरू की है, सूत्रधार से शुरू की है। और कुछ उसका अंश और कुछ कालिदास का अंश और शाकुंतलम का अंश और उसकी समानता, तो वो एक बड़े दायरे से किताब बाहर निकलती है, ना कि खाली भारत के संदर्भ में उसको हम देखते हैं। तो ये जो विश्व संदर्भ है और ये बड़ी घटना होती है, इससे ये बच्चों को बताने में, इतिहास को उस दृष्टि से देखने में उसके इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण अंश होता है। इस तरह हमने देखा कि बच्चों का इतिहास लिखते समय ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ों के इतिहास से अलग हो, सिवाय इसके कि उसकी भाषा बहुत सरल हो और उसमें जटिलता ना हो, वाक्य छोटे हों और बच्चों को पता लगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा ये कि जब आप बच्चों के बारे में लिखते हैं तो स्मृति के रूप में तथ्य सही होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर गलत तथ्य रखकर, गलत बात रखकर बच्चों को कोई इतिहास पढ़ाएंगे तो ये निश्चित है कि उस बच्चे के जीवन पर उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हम बच्चे को ये कुछ भी नहीं बता सकते, हम ऐसा कोई इतिहास नहीं बता सकते कि जो लड़ाइयों में जो हम लोग जानते हैं कि जो हारे वो जीते उसको हम उलट दें, जो हारे उनको हम जीता बता दें, जो जीते उनको हम हारा बता दें। और बच्चे को इस तरह अगर हम साहित्य आगे पढ़ाएंगे वो बच्चे का भविष्य, वर्तमान सब बहुत खतरे में पड़ेगा। और बच्चा ये पढ़कर दुनिया में किसको मुंह दिखाएगा, किसके पास जाएगा, क्या जवाब देगा, क्या तर्क देगा। इतिहास की ये छेड़छाड़ बहुत खतरनाक है। किसी महानता को ढूंढने की कोशिश में हम तथ्यों को बदल दें, ये बुनियादी ईमानदारी नहीं है।
कम से कम बच्चों के साथ तो हमको ये नहीं करना चाहिए। और ये तथ्य फैक्ट्स पर कितने आधारित हैं, इसका परीक्षण बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चों के लिए इतिहास की किताब जो ऐसी है जिसमें फैक्ट्स गलत है, वो बहुत बच्चों के लिए नुकसानदेह है। एक बात जो मैंने इंटरप्रिटेशन की कही, इसमें एक बड़ा मज़ेदार सवाल और पैदा होता है कि इंटरप्रिटेशन हमारा क्या होना चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि हर 50 साल बाद इंटरप्रिटेशन बदल देना चाहिए, तो कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा स्वीकार करना है और कौन सा नहीं करना है, ये कैसे तय हो। आज जैसे मैं कोई किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करूं तो मुझे अपने सामने क्या लक्ष्य रखना है कि इसको सामने रखकर मैं इसको इंटरप्रेट करूं। मैं अगर लिखूंगा तो मैं ये समझता हूं कि बच्चों के लिए मुझे वही इंटरप्रिटेशन देना चाहिए किसी भी चीज़ का, किसी भी फैक्ट का, जो उसके भविष्य के जीवन के लिए सबसे अधिक काम का है, जो उसको एक अपने आने वाले समय को समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक मूल्यों के रूप में, जीवन के रूप में जो इंटरप्रिटेशन उसको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाए, बेहतर मनुष्य बनाए, संवेदनशील मनुष्य बनाए, वो इंटरप्रिटेशन मैं उसको दूंगा और वो इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। जैसे मैं अगर महाभारत के पर कुछ बात करूंगा, कुछ लिखूंगा, तो मैं ये बच्चों को ज़रूर समझाऊंगा कि महाभारत में जो विनाश हुआ, जैसे अभी हमने बात की 2 विश्व युद्ध की कि उसके बाद मनुष्य बदला। महाभारत के बाद तो मनुष्य बहुत बदला। अगर महाभारत के बाद दुनिया में 2 शांति वाले धर्म भारत में क्यों पैदा हुए, भारत ही में क्यों हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जहाँ अहिंसा सबसे ऊपर चीज़ थी। इसका कारण यह था कि वो इतनी हिंसा पहले हो चुकी थी महाभारत की कि सिर्फ शांति चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। 2 विश्व युद्धों ने निरर्थकता बोध दिया कि सब व्यर्थ है, लेकिन उस समय ऐसा निरर्थकता बोध नहीं था। उन्होंने युद्ध की निरर्थकता समझी, हिंसा की उन्होंने इसकी निरर्थकता समझी। 2 विश्व युद्ध के बाद उन्होंने वैसा मनुष्य गढ़ा। महाभारत के साथ भी यही हुआ। महाभारत में वो विश्व युद्ध ही समझ लीजिए, उसमें इतनी हिंसा हुई कि 2 शांति के धर्म सबसे बड़े पैदा हुए। ये दुनिया में पहली बार अहिंसा को लेकर 2 धर्म बने और जिन्होंने अपने पहले के धर्मों को भी अस्वीकार किया, सब कुछ खारिज किया और एक नए सिरे से बात की। तब तक दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं था जिसने अहिंसा की बात की हो, शांति की बात की हो, प्रेम की बात की हो। ये उसका परिणाम था और ये इस हद तक गया, इतनी दूर तक गया कि साहित्य में भी आप देखें तो संस्कृत नाटकों में दुखांत अंत खत्म हो गया। ट्रेजेडी हमारे यहाँ नहीं लिखी गई, ट्रेजेडी ग्रीस साहित्य में लिखी गई। हिंदुस्तान में कोई ट्रेजेडी उस तरह की नहीं है, अंत सुखांत है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में राम और सीता को मिला दिया। तो ये उस युद्ध का परिणाम हुआ कि ये संदर्भ में बच्चों को पढ़ाऊंगा अगर मैं युद्ध लिखूंगा उसकी किताब में, अगर मैं महाभारत पर लिखूं। ये बात इस तरह से उसको देखना ज़रूरी है कि उसका इंटरप्रिटेशन उसके किस काम का है। एक बच्चे को हम के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निर्मित करने में इतिहास को किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरह उसका उपयोग करें, किस तरह की किताबें लिखें, ये उसको ज़रूरी है। तो मैं ये 2 किताबें फ़िलहाल लिख रहा हूँ, 2 काम कर रहा हूँ बच्चे की। मेरी कोशिश है कि मैं इसमें इतिहास को उस तरह लिखूँ और इस तरह उसको ये जो 2 किताब मैं लिख रहा हूँ, इसमें मैं ये देखूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि अगर बच्चों को इसमें कोई चीज़ समझने में कष्ट हो, दिक्कत हो, देखिए पहले मैं कहता हूँ कि उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने टीचर से पूछें, या कोई भी चीज़ उनको इतिहास में दिक्कत है समझने में। अभी मेरे पास एक आया कुछ दिन पहले, अमेरिका में एक महिला काम कर रही हैं, एनजीओ चलाती हैं, तो बिहार के कुछ स्कूलों से जुड़ी हैं, तो साल में 3-4 बार आती हैं। तो कह रही थी आप बच्चों को इतिहास बताइए। मैंने कहा मैं वो नहीं बता पाऊँगा, वो उस तरह से नहीं पढ़ा सकता हूँ जो उनकी कोर्स की किताब में। वो तो उनके उसमें कोर्स की किताब में जो है उसके खिलाफ मैं कुछ बोलूँगा या उस पर सवाल उठाऊँगा तो वो फेल हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो बच्चों को आप ये कर सकती हैं कि भाई उनके मन में जो सवाल हो वो पूछ लें और मैं उसका उत्तर दे दूँ, ये उनके लिए काम होगा।
तो जब भी बच्चे इतिहास पढ़ते हैं उनके मन में बहुत सवाल आते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। उन सवाल के उनको उत्तर नहीं मिलते होंगे, शायद उनको टीचर से ना मिलते हों, माता पिता भी शायद ना दे पाते हों, भाई बहन भी बड़े ना दे पाते हों, उनको ये उत्तर मिलने चाहिए। तो मैं इस बात को कहता हूँ, यहाँ से भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और उस पुस्तक में भी लिखूँगा अपनी, कि जो भी सवाल मन में हो पहले अपने टीचर से पूछें, वहाँ उत्तर ना मिले माता पिता से पूछें, भाई बहन से पूछें बड़े, और नहीं उसके बाद तो सीधे मुझसे पूछ लें, मैं उनको बताऊँगा। लेकिन सवाल ज़रूर करें, इतिहास के सवाल, साहित्य के सवाल, सवालों से बिल्कुल पीछे मत हटें, और अपने हिसाब से अपने समय में उनको जो बताया जा रहा है उससे टकराने वाले बहुत से सवाल पैदा होंगे जो उनको समझना ज़रूरी है। वो उसको करें, सवाल पूछें, और उसको बेधड़क किसी से पूछें, करें और उसको देखें। और इतिहास में, साहित्य में जब वो ऐसे सवाल करेंगे तो एक श्रेष्ठ और बड़े नागरिक वो बनेंगे। इसको इस तरह से मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।